बात करते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में। तो विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में अगर बात करें तो हरित क्रांति सबसे पहले देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो देखिएगा, यहाँ अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में। अभी आपको बता दिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख फसलों के बारे में अगर बात करें तो बता दें आपको कि भारत की प्रमुख फसल, सबसे पहले बात करते हैं चावल। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किसकी फसल में है, याद रखिएगा, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को तो इसमें आपको आंसर टिक लगा दिए ताकि आपके पास अगर पीडीएफ जो भेजेंगे चैनल टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको रिवीजन कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को आप जाके पा सकते हैं कहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्ञान स्टडी विद MK सिन्हा सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का कृषि के बारे में, और बता दें आपको इस वीडियो का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी चैनल के नाम से, ज्ञान स्टडी विद MK सिन्हा चैनल के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको फ्री में आपका इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। बता दें आपको इस वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्न कृषि क्रांतियाँ के बारे में जानेंगे, सही प्रकार की जो क्रांति आई है उसके बारे में। मेन रूप से हरित क्रांति जो होती है इसका हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारतीय प्रमुख फसलें, भारतीय कृषि के प्रकार, ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, भारत में कृषि की स्थिति, जीडीपी में कृषि की भागीदारी, भारत के कृषि जलवायु और क्षेत्र इसकी जानेंगे, और भारतीय कृषि की कुछ समस्याओं को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो का अंत देखते हैं तो कृषि से संबंधित आपको किसी भी एग्जाम में आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो कृषि है, कृषि का क्या चर्चा भारत में। तो बता दें आपको कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लगभग 55% जनसंख्या जो है, 55% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। याद रखिएगा कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ के 55% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। और बता दें आपको 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितना था, तो 52% था। 2019-20 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितना था, तो 17.8%। लेकिन अगर हम बात करें कि 2020-21 में कि कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितना है, 19.9%। यानी देखा जाए 1951 से अभी तुलना किया जाए, यानी कि कृषि का योगदान हमारे जीडीपी में कम गया है। यानी कृषि हमारे योगदान में उतना नहीं दे पा रहा है जितना पहले स्टार्टिंग में था। बता दें आपको राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया, आप जानते भी होंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग से संबंधित जो भी होता है उसको कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और सेवा से संबंधित जो भी आता है उसको कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। हम बता दें आपको कि हमारा जो GDP 19.9% है, इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो याद रखिएगा 55% सेवा क्षेत्र का। आपके क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान है। उसके बाद जो है 26% आपका उद्योग का यानी द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है, और सबसे कम जो है कृषि का योगदान है। हमारे जीडीपी में सबसे कम किसका योगदान है, तो कृषि का, मतलब कि 19%, 19.9% है ना। तो बता दें आपको, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। दूसरा स्थान पर है उद्योग, द्वितीय क्षेत्र, और सबसे कम योगदान है जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में बात आ गई होगी अच्छी तरीक़ा से। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें अगर कि जो भारत में कृषि है,
55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है और 45% जो हमारे कृषि का क्षेत्र है वह सिंचित है, मतलब मानसून पर डिपेंड नहीं करता, वर्षा के पानी पर डिपेंड नहीं करता है, ये जो है सिंचित है। और ये जो भारतीय किसान हैं ये 60 से 65% खाद्यान्न फसल उगाते हैं, जैसे गेहूँ चावल, खाद्यान्न में खाने वाला, और ये 35 से 40% वाणिज्यिक फसल उगाते हैं, जिसको जैसे कपास, जूट है ना, ये सब उगा के बेचते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय किसान हैं 60 से 65% खाद्यान्न फसलों को उत्पादन करते हैं और 30 से 35% के बीच में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे कपास, जूट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट था वो वाला, इसके ऊपर वाला। अब बात करते हैं हम किसकी ओर, तो अब बात करते हैं भारत में कुल कृषि का क्षेत्रफल का। अगर बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% पर कृषि होता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि किया जाता है, 21% भाग पर वन का विस्तार है और 24% बंजर भूमि है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बंजर है ना। और 4% भूमि जो है ये चारागाह है, जानवरों का चरने के लिए स्थान है। तो याद रखिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के कुल भूमि का कितना % कृषि की जाती है, 51% पर। कितने प्रतिशत भूमि पर वन का विस्तार है, 21% लगभग। 24% बंजर भूमि है, मतलब कोई काम का नहीं भूमि है, और 4% पर चारागाह भूमि है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र, बता दें आपको कि हर पौधा एक विशेष जलवायु में ही अपना विकास करता है। पौधा के लिए विशेष जलवायु होनी चाहिए। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा, याद रखिए गेहूँ कैसा पौधा है, तो गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसलिए गेहूँ को सर्दी की ऋतु में, शरद ऋतु में उगाया जाता है। और धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी के मानसून में उगाया जाता है धान को। याद रखिएगा, धान उष्ण कटिबंधीय पौधा है और गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। और बता दें आपको कि जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकता है कि जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल कितना कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है, तो 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा है। ये 15 का नाम है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसे आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता नहीं है, ठीक है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। अब आगे हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि के समझ कुछ समस्याएं। हमारे भारतीय कृषि के समझ क्या समस्याएं हैं, तो बता दें आपको कि पहली समस्या ये होती है कि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। हमारे जो किसान हैं भारतीय, वो ज़्यादा जो किसान होते हैं मानसून पर डिपेंड करते हैं, मानसून पर, वर्षा के पानी पर डिपेंड करते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया, इसलिए कहा जाता है कि मानसून का जुआ। अगर पानी होगा तो पानी पड़ेगा, बारिश होगी तो मतलब कृषि फसल होगा, अब पानी नहीं पड़ा तो किसान को मतलब कि घाटा हो जाता है। मतलब इसलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया। याद रखिएगा, भारतीय कृषि को क्या कहा गया, मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है। और आगे है कि कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। जो भारतीय किसान हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो अशिक्षित हैं, और जो पढ़ा लिखा होते हैं किसान खेती करना नहीं चाहते हैं। तो भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित हैं और पुराने तरीके से कृषि करते हैं, परंपरावादी हैं, मतलब पुराने तरीका से कृषि करते हैं। जब पुराने तरीका से कृषि करेंगे तो क्या अच्छी तरीका से फसल उपज पाएगा, तो ये भी समस्याएं हमारे देखने को मिलता है। कृषि जोतों का आकार छोटा होना, जैसे कि दिन पर दिन देखते हैं कि एक जैसे कोई आदमी का अगर 2 बीघा खेत है ना, और ये उसका 2 बेटा है, तो दिन पर दिन क्या खेत बंटवारा होता है तो छोटा छोटा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि कृषि जोतों का आकार छोटा हो जाना। जैसे भारत में 2/3 किसानों का, यानी 66, 2/3 मतलब कितना हुआ, 66%। तो भारत में 66% किसानों के पास जो है छोटा छोटा खेत है ना। इसका कारण ये भी समस्या हो सकता है, किसानों के पास 1 हेक्टेयर में भी कम ज़मीन है, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, माने कि एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है, जिसके कारण अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं कर सकता है।
बीज की निम्न गुणवत्ता, हमारे भारतीय किसान के पास अच्छा बीज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फसल अच्छी तरीक़ा से हो नहीं पाता है। मैंने भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज का प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होती है। भंडार की पर्याप्त सुविधा, अगर बात करें तो भंडार की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। इसलिए यही बोल सकते हैं कि हमारे समस्या है, लोग किसान सोचते हैं कि जब भंडारण में सड़ ही जाता है तो कालत न उगावें, इसलिए यही समस्या हो सकती है हमारे किसान के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार की फसल होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। अगर हम बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। रबी फसल शीत ऋतु की फसल है, यानी शीत ऋतु में रबी फसल उगाई जाती है। जैसे याद रखिएगा, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये आपका रबी फसल है। अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जो है इसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई नवंबर और दिसंबर में होती है। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। मानसून ऋतु की फसल है जब मानसून आती है, जब वर्षा शुरू होना होता है तब खरीफ फसल लगाया जाता है, जैसे धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द। ये आपका मानसून की फसल इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश होना शुरू होता है, मानसून अवे करता है, तब आपका जून जुलाई में खरीफ फसल उगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। अगर हम बात करें जायद फसल की, तो देखिएगा जायद फसल मार्च में बुआई होती है और कटाई जून में होता है। मतलब जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। सूखे मौसम में उगाई जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आपका जायद फसल का उदाहरण है। मतलब ये दोनों के बीच का आपका जायद फसल होता है। तो याद आपको एक ट्रिक बता सकते हैं कि रबी फसल और खरीफ फसल में हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिएगा इसको ध्यान से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे खरीफ फसल खजूना, देखिएगा यहाँ पे कि खरीफ, खा से खरीफ हुआ, खा से क्या हुआ खरीफ, और जा से जून, खजूना, खजून याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, खजून। तो खजून याद रखिएगा अगर, तो आपका खत्म कहानी याद रहेगा। खा से खरीफ, जा से जून, ना से नवंबर, खजून। तो खजून की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि ये याद रहेगा तो आपकी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे यहाँ याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा कृषि के प्रकार की अगर बात करें तो पहला आपका फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। अगर फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र की अगर बात तो देखिएगा कि भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फसल चक्र के मतलब क्या हुआ कि एक खेत में प्रत्येक बार एक ही फसल नहीं उगाना चाहिए, है ना। अलग अलग खेत में एक खेत में अगर एक बार एक फसल उगा दिए, जैसे आलू उगा दिए, तो अगली बार जो कुछ में अगली बार दूसरा फसल रोपना है ना। अगर एक ही खेत में अगर एक ही फसल बार उगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता कम जाएगा, और उसको फसल चक्र नहीं कहते हैं। फसल चक्र किसको कहते हैं, तो यहाँ बोला कि अलग अलग खेतों में भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर, मतलब खेत में बदल बदल कर फसल उगाना ही फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अगले अनुबंध कृषि की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्वनिर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। मतलब इसको समझा सकते हैं एग्जाम्पल की तरह पर कि कोई अगर कंपनी वाला जैसे आलू का चिप्स बनाता है, वो जो है कोई किसान से पहले बात कर लेता है कि अगर तुम 10 बीघा ने आलू अगर रोपोगे तो हम इतना के हिसाब से हम आलू खरीदेंगे, भले ही उस समय ज़्यादा रहे कम रहे उससे मतलब नहीं है। पहले ही साइन कर लेता है कि आपको हम 10 रुपये किलो, है ना। अगर बाद में कमेगा या बढ़ेगा उससे मतलब नहीं, जिस समय फिक्स होता है उसी रेट से वो खरीदेगा। तो ये जो है इस तरह का कृषि को कहा जाता है अनुबंध कृषि। ये किसान के लिए अच्छी बात है। कार्बनिक कृषि की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। मतलब कि वैसा कृषि जिसमें केवल जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, बनावटी खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं कार्बनिक कृषि। याद रखिएगा, एक ऐसा कौन सा राज्य है जो मुख्य रूप से कार्बनिक कृषि करता है, वह है आपका सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अपने कृषि के लिए कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता है, कार्बनिक खेती
का प्रयोग करता है, जैविक खाद का उपयोग करता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आगे तो देखिएगा, आगे आपके सामने है क्या, कृषि के प्रकार में झूम कृषि। अगर झूम कृषि की बात करें तो लिखा हुआ, यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की मिट्टी उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काट कर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, मतलब झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि यह कहाँ होता है, तो पूर्वोत्तर राज्य में होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके यहाँ पे कृषि किया जा रहा है, यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ के पेड़ को काट कर यहाँ पे कृषि कर रहा है वहाँ के किसान। लेकिन अगर यहाँ पे मिट्टी की उर्वरता कम जाता है तो फिर आगे के पेड़ को काटता है, फिर यहाँ कृषि करने लगता है, फिर आगे इसी प्रकार से जहाँ उर्वरता शक्ति कम है फिर आगे करता है पेड़ को काट के। मतलब इसलिए झूम कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झूम कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीढ़ी नुमा कृषि क्या है। तो सीढ़ीदार खेत, पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से में रोकने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा कि सीढ़ी नुमा कृषि क्या है। सीढ़ी नुमा कृषि में जैसे ये आपका समय है तो सीढ़ी बना कर जो है खेती किया जाता है। जैसे ज़मीन है आपका इसे, तो सीढ़ी बनाया जाता है और उस पर खेती किया जाता है ताकि पानी जो है आपका नहीं गिरे, पानी उसमें अड़ सके, ठीक है। अब बात करते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में। तो विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में अगर बात करें तो हरित क्रांति सबसे पहले देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पे है कि हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। और ये बता दें आपको कि सबसे पहले जो हरित क्रांति आई थी अमेरिका और मेक्सिको में आई थी 1965 में। कब आया था? 1965 में अमेरिका और मेक्सिको में आया था। और ये विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए क्योंकि कृषि के क्षेत्र में तो मिलता नहीं है, इसलिए शांति के क्षेत्र में इनको, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगर हम बात करें भारतीय हरित क्रांति की बात करें अगर, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में होती है। और बता दें आपको, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की कृषि पर पड़ा है। याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा? तो गेहूं और चावल की कृषि पे पड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में पड़ा। बता दें आपको कि हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूँ के उत्पादन पर पड़ा था। 5 गुना अधिक उत्पादन होने लगा था हरित क्रांति के बाद। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हरित क्रांति। चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में। अभी आपको बता दिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। और बता दें आपको, इंद्रधनुष क्रांति जो है इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर सभी प्रकार की जो क्रांतियाँ है सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य है इंद्रधनुषी क्रांति में। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख फसलें के बारे में। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख फसलों के बारे में अगर बात करें तो बता दें आपको कि भारत की प्रमुख फसल, सबसे पहले बात करते हैं चना के बारे में। तो चावल के बारे में बात करें अगर, तो चावल जो है
चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। और बता दें आपको कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है उत्पादन, तो चीन में। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। और बता दें आपको कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है, जो कहाँ उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। गेहूं की बात करें तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि विश्व में गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में। और गेहूं के बाद भारत में दूसरा स्थान पर है। भारत विश्व में के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। और गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है, 1 नंबर पर चीन है। अब भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। लेकिन ऐसे पूछेगा अगर कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा कुछ और प्रमुख फसलों के बारे में। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किसकी फसल में है, याद रखिएगा, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और राजस्थान का पहला स्थान किसमें है, बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। और बता दें आपको, रबड़ के उत्पादन में विश्व में थाईलैंड पहला स्थान पर है। अब भारत में केरल पहला स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में विश्व में ब्राजील पहला स्थान पर है। अब भारत में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। चाय के उत्पादन में विश्व में चीन पहला स्थान पर है। अब भारत में असम पहला स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन में बात करें तो विश्व में अमेरिका पहला स्थान पर है। अब भारत में मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है। कॉफ़ी के उत्पादन में बात करें तो विश्व में ब्राजील पहला स्थान पर है। भारत में कर्नाटक पहला स्थान पर है। दाल के उत्पादन में बात करें तो विश्व में भारत पहला स्थान पर है। अब भारत में मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है। यानी कि दाल भारत में सबसे ज़्यादा होता है। एक बात आपको बता दें कि भारत में दाल सबसे ज़्यादा होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। लेकिन फिर भी भारत दूसरे देशों से दाल का क्या करता है, दूसरे देश से खरीदता है, लेता है, क्योंकि भारत में दाल बहुत ज़्यादा खपत है। सबके घर में दाल बनता है, रोज़ बनता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दुनिया से भी भारत दाल खरीदता है। और एक चीज़ आपको बता दें, जूट के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा कि जूट के बारे में अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, भारत में। जूट के उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। अब भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारत की प्रमुख फसलों को देखा। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो इसमें आपको आंसर टिक लगा दिए ताकि आपके पास अगर पीडीएफ जो भेजेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको रिवीजन कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को आप जाके पा सकते हैं कहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्ञान स्टडी विद MK सिन्हा सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल। भारत में हरी क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, गेहूं और चावल के मामले में। ठीक है ना। और आगे बात करें अगर तो देखिएगा, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा गया, MS स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया, तो ये आपको नहीं बताए हैं, लेकिन याद रखिएगा बता दें आपको किसे कहा गया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, या B कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है ना, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया, तो B कुरियन को कहा गया, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और झूम एक है क्या, तो कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है, कृषि है, याद रखिएगा, कृषि है, आपको बता चुके हैं। और आगे बात करें अगर देखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से। कौन खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूं खरीफ फसल आपका नहीं है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, केरल में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। इस प्रकार से हमने कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा और कृषि से संबंधित सही बातों की चर्चा किया जो आपकी एग्जाम में, हमारे कंपटीशन की एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको
कृषि से संबंधित कोई भी एग्जाम में आपकी प्रश्न गलती नहीं होगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तब। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।